19 वर्षीय सुमन पटना में रहकर अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। सुमन एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वह एक किराए के घर में रहती थी और उसी से अपना काम चलाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि उसके पास पेट भरने के भी पैसे नहीं बचते। और ऐसी हालत में उस मकान का जो मालिक होता है, उस बेचारी मासूम लड़की का फ़ायदा उठाने की सोचता है और उसके सामने एक शर्त रखता है। जब काफ़ी समय तक सुमन अपने मकान का घर का किराया नहीं दे सकती, तब मकान मालिक उससे कहता है, या तो तुम अपना किराया भर दो या फिर जो शर्त मैंने तुम्हारे सामने रखी है उसे पूरी करो। उसकी शर्त ये थी दोस्तों कि चाहे वह 2 दिन के अंदर अपना किराया भर दे या फिर उसकी बात मानकर उसके बिस्तर पर आ जाए। सुमन एक बहुत मजबूर लड़की होती है दोस्तों, जिसके पास पैसे बहुत कम थे। अब उसके पास एक आखिरी रास्ता बचा था, यह तो वह अपने मकान मालिक के साथ सो जाए या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़कर गांव वापस चली जाए, क्योंकि अब उसका पास खाने तक के पैसे नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमें यह भी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी कहानी देख रहे हो। सुमन, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की होती है, अब वह ऐसी विकट स्थिति में फंस गई थी कि ना ही उससे निकले बन रहा था, ना ही उससे उगले बन रहा था। क्या यह मासूम लड़की अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी या फिर यहाँ किसी की हवस का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेगी? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी को पूरा देखिएगा और उसके बाद ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुमन एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। तो दोस्तों, जो ये घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, यह बिहार का एक ज़िला है भागलपुर। भागलपुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है, अंगारी गांव। इसी की जो सुमन रहने वाली थी। सुमन के माता पिता बहुत ही गरीब आदमी थे और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। सुमन अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी और सबसे बड़ी थी। उसने अभी अभी इंटर की 12th की परीक्षा पास की थी और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा कर के पढ़ना चाहती थी, क्योंकि सुमन अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी और इसीलिए वह शहर जाना चाहती थी। उसकी फ्रेंड्स, उसके दोस्त भी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, जो भी बाहर जा कर के पढ़ाई कर रहे थे, और सुमन भी उन्हीं की तरह बाहर जा कर के अच्छा पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती थी, जिससे वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। जब सुमन +2 की 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद वह अपनी यह इच्छा अपने परिवार वालों के सामने रखती है। अपनी माँ को बताती है कि मम्मी, मैं घर से बाहर जा कर के, यानी कि बाहर पटना शहर में जा कर के अपनी आगे की पढ़ाई को जारी करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। जैसा कि वह एक बहुत गरीब परिवार से थी, तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तुम्हारा बाहर जा कर के पढ़ाई करना तो मुश्किल है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम आगे जाकर पढ़ सको और हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सके। अब तुम ऐसा करो, घर पर ही रहकर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करो और आगे का समय इसी तरह घर पे रह के गुजारो। लेकिन सुमन इस तरह की नहीं थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी माँ को समझाती है, बुझाती है कि मम्मी प्लीज़, आप बस एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। आगे शहर में मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँगी, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूँगी। मम्मी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। जैसा कि सुमन की मम्मी उसे अच्छी तरह से जानती थी, सुमन एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। इसलिए उसकी सुमन के समझाने पर उसकी माँ मान जाती है और कहती है, बेटा तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, 2-4 दिन में मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। और इस तरह से 2-4 दिन का समय निकल जाता है और उसकी माँ उसे कुछ 4-5 हज़ार रुपए के लगभग इकट्ठा करके देती है और कहती है, बेटा अभी मेरे से इतने ही बने हैं और तुम इन्हीं से अपना काम चलाना। सुमन कहती है, ठीक है मम्मी, आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं आगे आपकी सभी मुश्किलें दूर कर दूंगी। और ऐसा ही होता है दोस्तों। सुमन आगे जाती है,
पढ़ने के लिए पटना और वहाँ एक अच्छे कॉलेज में जा कर के गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक के लिए एडमिशन ले लेती है। हालांकि उसने एडमिशन ले लिया था और उसने एक रूम भी रेंट पे ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स पहले से रहती थी और इसीलिए उसे रूम आराम से मिल जाता है। लेकिन वह अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स अच्छे परिवार से थी, अच्छे खाते पीते घर से थी, इसीलिए वह बहुत पैसे वेस्ट करती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। जबकि सुमन बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, इसीलिए वह पैसे बहुत देख देख कर यूज कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, 2-3 महीने का समय इसी तरह गुजर गया। उसकी फ्रेंड्स उसकी हेल्प कर देती थी, लेकिन जो उसकी फ्रेंड्स थी रेनू, वह ज़्यादा खर्चीली लड़की थी और उसका इस तरह से सुमन का बिल्कुल कंजूसी पना करना, देख देख के पैसों को खर्च करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और वह बात बात पर उसे ताने देती थी सुमन पे, क्या तुम तो कंजूस हो, तुम पैसे को बिल्कुल भी इस तरह से खर्च नहीं करती जैसे मैं करती हूँ, तुम अपने पैसे बचा रही हो और मेरे लगवा रही हो। धीरे धीरे सुमन उसकी इन बातों से बहुत दुखी होने लगती है और परेशान होने लगती है। वह सोचती है कि ऐसे तो उसकी सारी सेविंग भी अब खत्म होने वाली है और आगे का वह खर्चा कैसे चलाएगी। इसीलिए वह कोई पार्ट टाइम जॉब की तलाश करती है और इसी तलाश में उसे एक ट्यूशन भी मिल जाता है, जिससे वह अपनी थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सके दोस्तों। लेकिन जब वह ट्यूशन लेने के लिए उसके घर पे जाती है, जिनके बच्चों को पढ़ाना होता है, जिनका नाम जगमोहन ठाकुर है, वह उनके घर पे जाती है। उनके घर पर जा कर के उनसे बातचीत करती है कि उनको बच्चों को पढ़ाना है। जगमोहन ठाकुर कहते हैं कि मेरा एक बेटा +2 में है और बेटी 10th में है, क्या तुम उनको पढ़ा दोगी? हालांकि सुमन ने अभी 12th की पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद भी वह उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। और अगर वह और कहीं जॉब के लिए ट्राई करती तो भी उसे जॉब नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उसने अभी 12th ही पास की थी और उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि वह आगे बच्चों को पढ़ा सकती है। इसीलिए वह जगमोहन ठाकुर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ भर देती है। हालांकि उसने हाँ भर दी थी और वह अपने रूम पर वापस आ गई थी और वह वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने भी लगती है दोस्तों। इसके लिए वह बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी। पहले वह सुबह जल्दी उठती और जगमोहन ठाकुर के बच्चों को पढ़ाने जाने से पहले वह खुद भी उस लेसन को अच्छे से पढ़ती, रिवाइज करती, ताकि 12th क्लास के जिस बच्चे को वह पढ़ाने जा रही है उसमें कोई गलती ना हो और उसके माँ बाप को ऐसा ना लगे कि वह अभी तक 12th तक ही पढ़ी है और उसे कुछ नॉलेज नहीं है, वह ऐसे ही पैसे उनसे ऐंठ रही है। लेकिन इसी बीच जो सुमन की जो फ्रेंड होती है रेनू, वो उसे जलन महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि यह अभी से पैसे कमाने लगी है और मेरे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट करवाती रहती है, खुद बहुत कम खर्चा करती है और मुझसे ज़्यादा खर्चा करवाती है। इन्हीं सभी बातों से वह अपनी फ्रेंड से गुस्सा होकर के सुमन को उसी रूम में छोड़कर अलग कमरा लेकर रहने लग जाती है, क्योंकि अब उसकी फ्रेंड्स ने रूम छोड़ दिया था। इसलिए रूम का पूरे किराए का जो भार था, जो 2000 रुपये उस किराए के कमरे के पे करने थे, वो सारा का सारा भार सुमन पे आ जाता है। हालांकि सुमन जगमोहन ठाकुर के बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी इनकम इतनी नहीं थी कि वे आराम से रूम का रेंट भी पे कर सके और अपने खाने पीने का खर्चा भी चला सके। और वह घर पे भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाज़ा था कि अगर वो घर पे बताएगी तो भी उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसकी फ्रेंड्स ने कमरा छोड़े हुए 1 महीने का टाइम निकल गया और इस बार सुमन अपने रूम का रेंट पे नहीं कर पाती है। जब उसका मकान मालिक उससे पैसे मांगने के लिए आता है तो वह कहती है, जो उसका मकान मालिक है हरि प्रसाद, उससे कहती है, सर प्लीज़ आप मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका किराया जल्द से जल्द दे दूंगी। वह उसकी बात मान लेता है हरि प्रसाद और कहता है, ठीक है चलो तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब उसे लगभग 1 महीना हो चुका था उन बच्चों को ट्यूशन देते हुए। लेकिन जो उसकी ट्यूशन की जो फीस थी वे केवल 1000 रुपये थी और अभी भी उसके पास 2000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए थे। अब 1000 रुपये में वो बेचारी लड़की क्या क्या करती, पूरे महीने का राशन भी उसे लाना होता था और उसमें से 1000 रुपये में वह 500 रुपये पहले ही खर्च कर चुकी थी उधार पे घर के राशन का सामान लेकर, क्योंकि खाने पीने का सामान भी उसे लाना पड़ता था। तो इस तरह दोस्तों उसके पास केवल 500 रुपये बचते हैं और वह इस महीने भी हरि प्रसाद को मकान का किराया नहीं दे पाती। इसी तरह करते करते दूसरा महीना
महीना भी आ जाता है, वह रोज़ हरिप्रसाद से कहती है कि वह कुछ दिन में पैसे देगी, कुछ दिन में पैसे देगी, लेकिन वह पैसे नहीं दे रही थी किराए के। और इसी तरह से वह बेचारी करती भी तो क्या करती, उसके पास और कोई सोर्स नहीं थे इनकम के जिससे कि वह पैसे चुका सकती। और इस तरह जब भी हरिप्रसाद उसके पास किराया मांगने आता, वह बेचारी कुछ न कुछ कहकर उसे टाल देती। लेकिन अब धीरे-धीरे हरिप्रसाद की नीयत उस पे खराब होने लगती है। वो सोचता है अकेली लड़की है, सुंदर लड़की है, क्यों ना इससे कुछ और माँगा जाए किराए की जगह, और मजबूर भी है, यह तुम्हारी बात आराम से मान लेगी। इसी तरह जब हरिप्रसाद उससे एक दिन किराया माँगने जाता है, तो वह उसके सामने सामने कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है देने के लिए। अगर तुम चाहो तो मुझसे सौदा कर सकते हो, तुम्हें कभी भी किराया नहीं देना पड़ेगा, तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। सुमन कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हो? हरिप्रसाद कहता है कि तुम इतनी भी नादान नहीं हो, बच्ची नहीं हो, तुम समझ ही चुकी हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। एक जवान लड़की से एक आदमी क्या चाह सकता है? सुमन उसके इरादों को समझ गई थी। वह उससे और कुछ नहीं, उसे बिस्तर तक लेके जाना चाहता था। सुमन कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वह मजबूर थी। अगर वह कुछ कहती तो यह मकान मालिक उसे घर से भी निकाल सकता था, और अभी उसके पास इतने कुछ पैसे नहीं थे कि वह तुरंत और कोई रूम फटाक से रेंट पे ले लेती। इसलिए सुमन अपना मुंह बंद करके रह जाती है और कहती है, सर आप प्लीज़ मुझे 10 दिन का समय और दीजिए। अगर 10 दिन के बाद भी मैं आपका किराया नहीं दे सकी तो मैं आपके इस पर्पस के बारे में सोचूंगी, और तब आप मुझसे कहिएगा। उसका मकान मालिक मान जाता है, सोचता है मजबूर लड़की है, 10 दिन में इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। धीरे धीरे कमरे का किराया भी बढ़ता जा रहा था, और इसी तरह 2 से 3 महीने का जो किराया हो जाता है। अब तीसरे महीने में फिर से मकान मालिक सुमन पे से पैसे मांगने आता है, क्योंकि सुमन के पास अभी भी इतने पैसे नहीं हुए थे कि वह उसको दे सकती, और उसने जगमोहन ठाकुर से भी पैसे मांगे थे। और इस बार कुछ ऐसा होता है कि जगमोहन ठाकुर भी उसे ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाता, और अब सुमन बहुत मजबूर थी, क्योंकि आज कल उसे पैसे लौटाने थे किराए के। और जो मकान मालिक आता था वो उसे धमका कर जाता था कि अगर आज उसने पैसे नहीं दिया तो रात को उसे उसके बिस्तर पर आना पड़ेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन था। सुबह सुबह हरिप्रसाद किराया मांगने आता है। सुमन वही रटा रटाया जवाब देती है, प्लीज़ मुझे 1 दिन का समय और दीजिए। लेकिन इस बार हरिप्रसाद कहता है कि आज तुम्हारे पास आखिरी दिन है, अगर तुमने आज शाम को मेरा किराया नहीं लौटाया तो सीधे सीधे मेरे कमरे पर पहुंच जाना, नहीं तो अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुमन बहुत डर जाती है, अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, वह आखिर करे तो क्या करे। वह जब आज ट्यूशन पढ़ाने जाती है तो वह समय को देखती है। समय धीरे धीरे निकल रहा था, बहुत धीरे धीरे निकल रहा था। धीरे धीरे सुमन की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था। क्या शाम को जाते ही वह हरिप्रसाद के कमरे पे जाएगी, या फिर वह और कुछ सोचेगी? वह सोचते सोचते उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी जो जगमोहन ठाकुर की बेटी है वह उससे कहती है, क्या दीदी आप आज घर नहीं जाओगे? तो सुमन उससे कहती है, नहीं ममता, आज मैं घर नहीं जाऊंगी, आज मैं यहीं तुम्हारे पास रुकूंगी। उसकी बेटी कहती है, बहुत अच्छा दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आज पहली बार आप हमारे घर पे रुकोगी। और जब जगमोहन ठाकुर घर पे आते हैं शाम को, तब वह सुमन से पूछते हैं, क्या आज बेटा तुम घर नहीं जा रही हो? तो सुमन उससे कहती है, नहीं। सुमन कहती है, नहीं सर, आज मैं यहीं पर रुक रही हूँ, क्यों ममता चाहती है कि आज मैं यहीं पर रुक जाऊँ। और ममता भी उसके रुकने से खुश थी। लेकिन जो जगमोहन ठाकुर की पत्नी थी, उसकी वाइफ, वो चाहती थी कि वो यहाँ पे ना रुके, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सक्की टाइप की औरत होती है, और वो सोचती है कि सुमन भी जवान है और उसका जो बेटा है रवि वो भी जवान है, कभी ये मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसा ले और इससे पैसे ऐंठने लगे, या फिर इसे बदनाम कर दे, या फिर इसे और कुछ कर ले। वो बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में रहती है। वो उससे कहती है कि तुमने इसे यहाँ पर क्यों रखा? तब जो जगमोहन ठाकुर है बोलता है कि कोई बात नहीं है, 1 दिन की बात है, 1 दिन निकल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो जगमोहन ठाकुर की पत्नी क्या होती है, शाम को जब खाना खाते हैं पीते हैं, खाना पीना खत्म होने के बाद वो सुमन के पास जाती है और बोलती है,
है कि तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ, और वो सुमन को अपने कमरे में ही सुला लेती है। समय गुजर रहा था लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी, और जगमोहन ठाकुर की पत्नी की आंखों में भी नींद नहीं थी। वो भी अंधेड़ बुन में थी कि लड़की आज यहाँ रुकी है तो रुकी क्यों है। लेकिन वह औरत बहुत ज्यादा चालाक भी थी। वो कुछ ना कुछ सुमन की आंखों में पढ़ लेती है और उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, ऐसा लग रहा है तुम बहुत घबराई हुई हो, बहुत चिंतित हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। शुरू में तो सुमन मना करती है, कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब जगमोहन ठाकुर की पत्नी उसे थोड़ा प्यार से पूछती है, समझा बुझा कर पूछती है, तो सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे वह पूरा किस्सा सुनाती है कि किस तरह वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और अपनी पढ़ाई करके आगे अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, और जिस तरह से उसने मकान मालिक के पैसे पे नहीं किए हैं, मकान का किराया, और उसकी एवज में उसने उसके साथ रात बिताने के लिए बोला है, और अगर आज उसने उसके किराया नहीं दिया तो वह उसके साथ रात उसे बितानी ही पड़ेगी। जब यह सारी बात जगमोहन ठाकुर की पत्नी सुनती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस लड़की को वह इतना गलत समझ रही थी वह लड़की इतनी समझदार और इतनी मासूम है जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जगमोहन ठाकुर की पत्नी यह बात अपने पति को बताती है, और जब उसका पति यह बात सुनता है तो वह भी गुस्से में लाल हो जाता है, और उसी समय सुमन के पास आकर बोलता है, बेटा इतने सब तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, वह तुम्हारी मदद जरूर करता। और ऐसा करके वह सुमन को आश्वासन देता है कि बेटा हमारे घर में भगवान की किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, और जैसे ही मेरे बाकी 2 बच्चे हैं वैसे ही मैं तुम्हें भी समझता हूँ, और कल ही हम तुम्हारे मकान मालिक का किराया उसके मुंह पर दे के मारेंगे, और तुम जब तक चाहो यही मेरे घर में रह सकती हो, और मैं तुम्हारा पूरा खर्चा पढ़ाई का उठाऊंगा, तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें यह बात अपने घर वालों को भी बताने की जरूरत नहीं है। बेटा जब भगवान ने हमें इतना दिया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा सोच लेना कि भगवान ने ही तुम्हारे लिए हमें भेजा है। सुमन उन सब की बातें सुन करके बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जगमोहन ठाकुर सुमन को लेकर के मकान मालिक के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए जाएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजबूर लड़की को इस तरह से फंसाने की और उसे धमकाने की, तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर आइंदा तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे और तुम्हें उम्र भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इस तरह से वह उसे धमकाते हैं और उसका किराया भी पे कर देते हैं। उसके बाद सुमन जगमोहन ठाकुर के घर पे ही रहने लगती है। अब सुमन की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और 4 साल का समय कब गुजर गया सुमन को पता भी नहीं चलता। उसकी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और अब वह वापस गांव जाना चाहती है। लेकिन जब वह गांव जाना चाहती है और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, धीरे धीरे उसकी नौकरी का भी काम कंप्लीट हो जाता है। वह पेपर क्लियर कर देती है दोस्तों, और बैंक में उसे मैनेजर की जॉब मिल जाती है। और अब क्योंकि जगमोहन ठाकुर का बेटा भी जॉब पर लग जाता है, धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो जगमोहन ठाकुर उससे कहता है, बेटा अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। सुमन जब यह बात सुनती है तो वह भी बहुत भावुक हो जाती है और कहती है कि सर मैंने भी आपको हमेशा अपने पिता के समान समझा है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी कि आपने मुझे आपके बेटे के काबिल समझा। और अगर आप सच में मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो मेरे परिवार वालों से जाकर बात कीजिए, मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। और 1 साल के अंदर ही उन दोनों का रिश्ता हो जाता है, रवि और सुमन का, और बहुत धूमधाम से परिवार वालों की मर्जी से उनकी शादी भी होती है दोस्तों। और इस तरह से सुमन अपना कैरियर भी बनाती है, अपने परिवार की मदद भी करती है और एक अच्छा मुकाम भी हासिल करती है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा फल होता है और बुरे कर्म का हमेशा बुरा ही फल होता है।